नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सुनीता। कल हमने इसका 12वां अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका 13वां अध्याय पढ़ते हैं। आज एक पत्र सुनीता को मिला है। वो लाहौर से आया है। दिन में कई बार उसे देख चुकी है। अब सोने जाने से पहले सुनीता ने फिर वो पत्र पढ़ा, मानो वही उसे सहारा है, वही ढाढ़स है, पर मानो वहां ग्रंथि भी है। और क्या आज ही उसने अपने हाथ को हरिप्रसन्न के हाथ में टिकने देकर कह दिया है, मैं रात को तुम्हारे साथ चली चलूंगी। अकेले में अब जब सोने का ही काम उसे बाकी है, दुनिया का और सब काम निबट चुका है, चारों ओर मानो विराम अलसा रहा है, उसने अपनी आंखों के सामने वही पत्र ले लिया, मानो वो उसका मंगल पाठ हो, कवच हो, पहेली हो। पत्र श्रीकांत का है। लिखा है, प्रिय सुनी, मैं अभी 4-5 रोज यहां रहूंगा। अदालत का काम तो खत्म हुआ समझो, फिर भी मैं रहने के लिए यहां 4-5 रोज रहूंगा। हरिप्रसन्न वहां होगा ही, उसको किसी तरह की बाधा न होने देना, उसे भागने भी मत देना। देखो सुनीते, इस बारे में जो जो बातें मेरे मन में उठती हैं वो सब मैं कह नहीं सकता। हरिप्रसन्न क्यों बंद है, क्यों अंधेरा है, वो मेरी समझ में नहीं आता। वो तो हम सबसे आजाद है, फिर भी वो आजादी उसके चेहरे पर कहाँ है। कहीं उसमें उल्लास दिखता है, जैसे अभाव ही भीतर से उसे खा रहा है। तुमसे कहता हूं कि उसकी किसी बात पर बिगड़ना मत। सुनीता, तुम मुझे जानती हो कि मैं तुमको गलत नहीं समझ सकता। तब तुमसे मैं चाहता हूं कि इन कुछ दिनों के लिए मेरे ख्याल को अपने से तुम बिल्कुल दूर कर देना। सच पूछो तो इसी के लिए मैं ये अतिरिक्त दिन यहां बिता रहा हूं। हरिप्रसन्न में कितनी क्षमता है, लेकिन उस क्षमता से लाभ दुनिया को क्या मिल रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि वो क्षमता उसकी व्यर्थ जाए। हमारा प्रयत्न हो कि वो समाज के लिए उपयोगी बने। सुनीता, मुझे उसकी भीतर की प्रकृति की बात नहीं मालूम, तो भी तुमसे कहता हूं कि तुम इन दिनों के लिए अपने को उसकी इच्छा के नीचे छोड़ देना। ये समझना है कि मैं नहीं हूं, तुम हो, और तुम्हारे लिए काम्य कर्म कोई नहीं है। इस भांति निषिद्ध कर्म भी कोई नहीं रहेगा। कर्म क्रम से यूं अपने को हृदय अनासक्त कर पाना ही तो इष्ट है। इसके लिए निःसंदेह बड़ी साधना की आवश्यकता है, फिर भी ये तुम कर सकती हो। तिनका जो बहाव पर बह रहा है वो अपने को बहता हुआ रहने दे, इसमें क्या उसे मुश्किल है। यूं वो तिनका बेचारा कर भी क्या सकता है। फिर भी अगर आदमी जैसा अहंभाव उसमें हो तो वो बहाव में बहता तो अवश्य जाए, पर बेचारा रोता झींकता भी जाए। इन कुछ दिनों अपने को संपूर्ण रूप से विसार देने को मैं तुम्हें कहता हूं। 4-5 रोज आराम के साथ यहाँ की दर्शनीय चीजें देखूंगा, सो तुम मुझको अपने मन पर से बिल्कुल खिसका देकर इन दिनों रहना। सत्या तो पढ़ने आती होगी, हरिप्रसन्न पढ़ाता भी होगा। मैंने कुरेद कर पूछकर नहीं जानना चाहा कि हरिप्रसन्न हमारे घर में क्यों है और कितने दिन है। न जानने की जरूरत ही अब मुझे दिखती है। ये काम तो उसका ही अपना है, फिर भी हमारा घर तो शायद उसके लिए सराय के मानिंद है। तुम उसकी इस वैरागी वृत्ति को किसी तरह कम कर सको, उसमें कहीं बंध कर बैठने की चाह उपजा सको तो शुभ हो। हरिप्रसन्न के मामले में मुझे मालूम होता है कि ये असंभव नहीं है। महात्मा शायद वो नहीं है। कलाकार से जो मैं समझता हूं, हरिप्रसन्न उतना ही है, उससे आगे होकर वो नहीं है। कलाकार भटकता न रहे, उद्घांत न रहे, किसी प्रयोजन में नियोजित कर दिया जाए तो वो बड़ी शक्ति बन जाता है, नहीं तो वो अपने को ही खाता है। मैं अपने को अल्प प्राण ही गिनता हूं, वकालत करता हूं, गृहस्थी चलाता हूं। इस तरह के सीमित दायरे अपने चारों ओर लेकर चल सकने वाला हरिप्रसन्न नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं कि उसको मार्ग देने के लिए हम झुक जाएं, हट भी जाएं तो हर्ज नहीं है। सुनीते, आशा है तुम मुझे समझती हो। ये भी आशा है कि अन्यथा नहीं समझती। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करना चाहता हूं जब हरिप्रसन्न जीवन में कुछ प्रयोजन संपन्न करने आगे बढ़े, आइडिया दे, और वो आइडिया समाज में उगता हुआ और फैलता हुआ दिखे। हरिप्रसन्न की प्रतिभा में वो बीज है, लेकिन वो सहानुभूति से सींचे तब ना। साथ का पत्र हरिप्रसन्न को दे देना। तुम्हारा श्रीकांत। सुनीता ने सोने से पहले एक बार फिर उस पत्र को पढ़ा है, फिर भी जैसे पूरी तरह उसका भाव उसे नहीं मिल रहा है। अब तक हरिप्रसन्न का पत्र उसने हरिप्रसन्न को नहीं दिया। सोचती थी कि दे दूंगी, जल्दी क्या है इस रात के समय, किंतु उसके लिए असंभव हो गया कि वो हरिप्रसन्न के पत्र को भी न देख ले। पढ़ा, प्रिय हरि, लाहौर में काम से मुझे और भी ठहरना होगा। तुम इतने में कहीं चल न देना। तस्वीर तुम्हारी चल रही होगी, मैं जानना चाहता हूं वो खाली चीज होगी। सर्वांशतः तुम इतने दिन उस तस्वीर के होकर रहे भी तो हो। मेरे मन में कई बार आया है कि मैं तुमसे कुछ बातें करूं, पर तस्वीर में तुम्हारी व्यस्तता देखकर चुप रह गया हूं। तुम ये तो देखते ही हो कि दुनिया जो चाहिए वो नहीं है, उसे ठोंक पीट कर संवारना सुधारना भी होता है। उसके लिए क्या करना होगा, उसका विधायक कार्यक्रम कोई बनाओ। इसी की आशा मैं तुमसे किए हुए हूं, इसी का आग्रह मैं अब तुमसे करना चाहता हूं। रिवाल्वर को दूर हटाओ। उसमें रोगी को दूर किया जा सकता है, पर रोग तब भी दूर नहीं होता। व्यक्ति तो रोग का शिकार है। रोग समाज के शरीर में व्यापा है, संस्थाबद्ध है। रिवाल्वर के अधीरता का परिणाम नहीं है।
अधैर्य से रोग का निदान और रोग से मुक्ति कैसे होगी? जो प्रत्यक्ष वर्तमान की हीनता देखकर मन में असंतोष उठता है, रिवॉल्वर तो उससे सस्ती छुट्टी पा लेने का उपाय है। किंतु उस घूंट को गले में अटकाए रखकर धीर भार से जिए चलना होगा। उस असंतोष को प्रतिक्षण पीते हुए हमें कर्म में लगे रहना होगा। सस्ती छुट्टी यहां कहां? हरिप्रसन्न, मैं सुनूं कि रिवॉल्वर तुमने हटा दिया तो मुझे खुशी हो। तब मैं समझे कि हरिप्रसन्न ने अपना काम पहचाना है, समझे कि जो एक ममता उसमें शेष थी वो भी उसने तज दी है। सत्या पढ़ने आती है ना, और तुम पढ़ाते हो ना? ऐसा न हो कि अपनी भाभी का लिहाज रखकर घर में तुम किसी तरह तकलीफ पाओ, वो ऐसी तो नहीं है। फिर भी तुम्हारा श्रीकांत। सुनीता उस पत्र को पढ़कर हरिप्रसन्न को पहुंचा देने के लिए बिना सोचे समझे उसी समय चल खड़ी हुई। हरिप्रसन्न अपने कमरे में पलंग पर लेटा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने आप इस पलंग को जरूरत हुई तब बिछा लेता है और बहुत सवेरे उठकर अपने आप उसे बाहर रखाता है। वो सोया नहीं है। फिर भी कमरे में रोशनी नहीं की हुई है। कमरे से बाहर कुछ ही फुट के फासले पर रात की चांदनी फैल रही है। वो उस चांदनी की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा है। सुनीता जब चलती हुई कमरे के पास आई तब वहां अंधेरा देखकर बोली, ओह सो गए, और कहकर मानो लौटने को हुई। ओह सो गए, ये इस भांति कहा गया कि हरिप्रसन्न तनिक भी जाग रहा हो तो सुने बिना न रहे। एकाएक भाभी का स्वर सुनकर हरिप्रसन्न का जी उछल पड़ा। अनायास वो बोला, भाभी आओ। सुनीता बैठने के विरोध में कुछ और चली जाने को उद्यत सी दिखी। हरिप्रसन्न ने पलंग पर बैठकर कहा, आओ भाभी, मैं सोया नहीं हूं। कमरे में थोड़ा थोड़ा दिखता था। क्या सुनीता प्रतीक्षा करे कि कमरे में कब रोशनी होती है, रोशनी हो तब जाए, या कि वो तनिक अंधेरा है तो क्या बढ़ती ही जाए? क्षणिक ठिठकी रहकर फिर वो कठोर भाव से डग बढ़ाती गई। जाते ही उसने स्विच खोला। बोली नहीं, पलंग पर उठकर बैठे हुए हरिप्रसन्न के सामने चिट्ठी का कागज डाल दिया और स्वयं पलंग की पाटी के पास खड़ी हो रही। हरिप्रसन्न ने अभी कागज उठाया नहीं। वो इस भाभी को देखता रह गया। क्षण भर बाद बोला, बैठो भाभी। सुनीता बैठने के विरोध में मानो कुछ और चली जाने को उद्यत सी दिखी। अब तक प्रतीक्षा सी थी कि भाभी बैठेंगी। हां, सो क्या, पलंग पर ही बैठेंगी। उन्हें चली जाने को उद्यत देखा तब हरिप्रसन्न ने झटपट कहा, कुर्सी लाता हूं भाभी, बैठो। सुनीता तुले शब्दों में बोली, मैं बैठूंगी नहीं, ये चिट्ठी कल दोपहर आ गई थी, मुझे देने की याद नहीं रही। आप पढ़ लीजिए, मैं खड़ी हूं। बैठोगी नहीं? हरिप्रसन्न ने ये कहा और सुनीता को देखकर जान लिया कि वो चिट्ठी पढ़ ही ले और सुनीता को तो जहां वो है वहीं रहने दे, यही उत्तम है। पत्र पढ़कर हरिप्रसन्न जैसे कुछ कठिन हो आने लगा। विपत्ति के सामने वो हंस सकता है, लेकिन सहानुभूति के सामने जैसे भय होता है, सलाह के सामने वो कठिन पड़ता है। मन ही मन में वो शायद स्वयं इस बात को अस्वीकार नहीं कर पाता है कि रिवॉल्वर में उसके मन की गांठ ही मूर्तित्रतमान है। राह बड़ी है, सो उससे बचने के लिए मानो ये रिवॉल्वर का शॉर्टकट है। श्रीकांत ने उसकी इसी ग्रंथि को अनायास पकड़ा है। अपनी भीतर की गांठ बाहर पकड़ गई हुई देखकर किसमें विरोध ना हो। सब अपने में कुछ भेद रखते हैं, उसको पोसते भी हैं। एक बार पत्र को पढ़कर उसकी निगाह उसके शब्दों पर गई, मानो वो अब इस पत्र को शब्द शब्द पढ़ेगा। अभी तक इकट्ठा पढ़ा था। उसी समय उसने सुना, रिवॉल्वर आपके पास है? चकित होकर हरिप्रसन्न सुनीता को देख उठा। हरिप्रसन्न देखता ही रह गया। आपके पास रिवॉल्वर है? हरि, यदि मैं कहूं है। सुनीता, तो कहिए क्यों ना कि है। हरि, यही है। सुनीता, आप उसे चलाना जानते हैं? हरि, जानता हूं। सुनीता, कारतूस भी हैं? हरि, हैं। सुनीता अपने आसपास से कुर्सी लेकर उस पर बैठ गई। बोली, मुझे दिखला सकिएगा? तब हरिप्रसन्न ने मानो एक साथ उत्तिष्ठ होकर कहा, तुम्हें क्या हुआ है भाभी? तुमने ये चिट्ठी पढ़ी मालूम होती है? हाँ, पढ़ी है, लेकिन मुझे दिखाइएगा नहीं कि रिवॉल्वर कहाँ है, कैसा है। हरिप्रसन्न ने कहा, भाभी, मैंने कल रात के लिए ये सब कुछ सोचा था। तब तुम एक रिवॉल्वर क्या, बहुतेरे देखती, और वे सब तुम्हारे चरणों में होते। वे सब तुम्हारे होते। तुम इस एक के लिए क्यों लालायित होती हो भाभी? उसमें क्या रखा है? श्रीकांत ठीक कहता है कि उसमें कुछ नहीं रखा। तुम में उसकी उत्सुकता क्यों? वो तो लोहे का यंत्र है। ऐसा भी तो नहीं जैसा बिच्छू, उतना भी जानदार नहीं। उसी के प्रति तुम उत्सुक हो? सुनीता को क्या हुआ? कुर्सी से उठकर वो साथ पलंग के पास आ गई और झुककर उसने हरिप्रसन्न के दाएं हाथ की उंगली पकड़ ली। खींचते हुए कहा, मुझे दिखाओ, कहाँ रखा है, मैं जरूर देखूंगी। इस भाभी सुनीता में बालिका सुनीता भी है, और कभी वो यों मचल पड़ेगी, इसका भला हरिप्रसन्न को कब आभास मिला था। मानो उसे एक क्षण में सुनीता उसके लिए एकाएक अति स्पृहणीय हो उठी। मैं जरूर देखूंगी, बताओ कहाँ है। हरिप्रसन्न जोर से हंस आना चाहने लगा पर हंस सका नहीं। उसने कहा,
मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। जैसे उसके सामने एक नई उत्सुक किशोरिका हो और उस किशोरिका के सामने अब वो भी एक किशोर ही हो पड़ा हो। उसने सुना। नहीं दिखाओगे? जरूर दिखाना ही होगा। हाँ, क्यों नहीं दिखाना होगा? क्यों नहीं दिखाना होगा? कहने वाली सुनीता को हरिप्रसन्न संभ्रम से भरपूर देख उठा। उस समय सुनीता के चेहरे पर क्या कच्चा रंग आ छाया था कि देखते देखते हरिप्रसन्न एक साथ दोनों हाथों से उसकी बांह मजबूती से पकड़कर खींचते हुए बोला, बैठो, मैं लाता हूं। बांह से खींचकर जब पलंग पर सुनीता को बिठा लिया तब एकदम उसका हाथ छोड़कर यह हांफता हुआ सा तत्परतापूर्वक उठ खड़ा हुआ और अलमारी की छत पर से रिवाल्वर और कारतूस दोनों चीजें उतार लाया। पलंग पर बैठी सुनीता के संभ्रमपूर्ण फासले पर खड़े होकर उसने रिवाल्वर का केस सामने डाल दिया, कारतूसों की पोटली भी डाल दी। सुनीता चुपचाप धीरे धीरे उन्हें खोलने लगी। रिवॉल्वर उसने खोलकर बाहर निकाला। वो उसकी कुछ भी समझ में ना आ रहा था। उसका प्रयोग समझ में नहीं आ रहा था। इतना ही नहीं, उसका रूप ही समझ में नहीं आ रहा था। किस भांति ये वालिष्ट भर की चीज खिलौना नहीं है, उसके जी में ये बैठता ही न था। किंतु इसके साथ ही उसमें एक अतर्क दहशत भी थी। उसने कारतूस खोले, उन्हें गौर से देखा, रिवॉल्वर को चारों ओर से घुमा फिराकर देखा। इस बीच वहां सन्नाटा रहा। हरिप्रसन्न अपना मन थामे था, जैसे कि बदहवास घोड़े को कोई जोर से लगाम खींचकर थामे हो। वश चले तो वो अपनी सांस भी थाम ले। वो खड़ा हुआ सुनीता को देख रहा था कि ये सुनीता अपने से बेखबर है। ये भी तो खबर नहीं कि ऐसे वक्त ऐसी बेखबरी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो घातक हो सकती है। अकस्मात सुनीता ने कहा, ये कारतूस उसमें कैसे भरे जाते हैं? हरिप्रसन्न चुप ही रहा। कैसे भरे जाते हैं? ये सुनकर सुनीता ने रिवाल्वर हरिप्रसन्न की ओर बढ़ाया। हरिप्रसन्न ने उसे चुपचाप लिया। उसके बाद उसी प्रकार सुनीता के फैले हुए हाथों में से उसने कारतूस उठा लिया। रिवाल्वर को खोलकर और उसमें कारतूस डालकर दिखाते हुए कहा, ऐसे भरा जाता है, देखूं। हरिप्रसन्न ने कारतूस अलग निकालकर कहा, लो देखो। सुनीता ने उसी भांति खुले रिवाल्वर को ले लिया और तब वो स्वयं कोशिश करने लगी कि कारतूस उसमें भर सके। हरिप्रसन्न चित्र लिखा सा सुनीता को देखता रहा। क्या है कि वो उनसे दूर खड़ा है। वो नहीं जानता कौन ये नारी है कि उसके ही पलंग पर बैठी। रात को अकेले में कैसी अद्वितीय, कैसी असहाय, फिर भी कैसी निश्चिंत और कैसी मनोज्ञ उसके रिवाल्वर से खेलती हुई बैठी है, नहीं जानता। अंत में सुनीता ने रिवाल्वर में कारतूस डाल ही दिया। कहा, लो अब इसे चलाकर बताओ तो। हरिप्रसन्न रिवाल्वर को जैसे एक हाथ में झपट लेकर बोला, भाभी। सुनीता ने थोड़ा हंसकर कहा, नहीं, अपने पर चलाने को नहीं कहती हूं। हरिप्रसन्न देखते देखते, सुनते सुनते एक नशे से में भरता आ रहा था। वो एक साथ पलंग पर पास आ बैठा। उसने एक हाथ को अपने बाएं हाथ में दबाकर बोला, क्या कहती हो भाभी? सुनीता ने कहा, चलाकर बताओ। चलाकर बताऊं? मानो सुनीता किशोरी ही हो। कहा, हां बताओ। हरिप्रसन्न ने रिवाल्वर की नली को अपनी कनपट्टी पर टिकाकर सुनीता के हाथ को अपने बाएं हाथ में लिए कहा, चलाकर बताऊं भाभी? हरिप्रसन्न ने देखा सुनीता के चेहरे पर एक साथ घना अंधेरा सा छा गया है। वो सहमी हुई है। उसने फिर कहा, चलाकर बताऊं भाभी? सुनीता का चेहरा भय से सफेद हो गया। हरिप्रसन्न, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन कहो तो चलाकर बता सकता हूं। मेरे जीने में रस क्या है, अर्थ क्या है? इसके चलाने में कुछ भेद नहीं है भाभी। ये घोड़ा है, दबाया कि चला? कहो भाभी, चलाऊं? सुनीता ने हरिप्रसन्न को देखा। वो कांप सी आई। ऐसा कुछ तत्पर भयंकर उसके चेहरे पर लिखा था। हंसी तो ये है, लेकिन पलक मारते में ये घटना भी तुम्हारे कहने से हो जाए तो भी क्या बुरा है भाभी? मानो हरिप्रसन्न का चेहरा ये भी उससे कह रहा है। सुनीता कातर होकर चिल्लासी पड़ी, हरी हरी, और उसने जोर से अपने दोनों हाथों से हरी की दायों बांह को चिपटाकर पकड़ लिया। उसकी ओर निवेदित आंखें उठाकर कहा, हरी हरी। हरिप्रसन्न ने तब कमरे से बाहर खुले आसमान की ओर पिस्तौल उठाकर कहा, ऐसे ये चलाया जाता है? लो, और घोड़ा दबा दिया। पिस्तौल के छूटने की गूंज कुछ देर तक सुनीता के कानों में भरी रही और वो उसी जोर से दोनों हाथों से हरिप्रसन्न की बाहों को दाबे रही। जो हरिप्रसन्न ने जिंदगी में कभी नहीं जाना, वो इन क्षणों में जाना। उसने थोड़ा सा सुख जाना। उस समय अति स्निग्ध स्वर में हरिप्रसन्न ने कहा, डर गई भाभी? सुनीता ने कुछ रुककर धीमे से कहा, हां, डर गई। ये मुझे दे दो। हरिप्रसन्न ने सांस खींचकर कहा, क्या कहती हो भाभी? तुम मांगोगी और मैं इनकार करूंगा? क्या तुम ये भी जानती थीं कि ये भी होगा? लेकिन ये नहीं दे सकूंगा। सुनीता ने तब हरिप्रसन्न का हाथ छोड़ दिया। उसकी दोनों आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा कहो, ऐसा खेल अब नहीं करोगे? हरिप्रसन्न कुछ नहीं बोला, चुप रह गया। अब तो नहीं करोगे? हरि हंसने को हुआ।
लेकिन इस हंसने के प्रयास में उसका मुंह बिगड़कर रह गया, हंस नहीं पाया। वो कुछ नहीं बोला। हरी, सुनो, मैं कहती हूं कि अब ऐसा नहीं करोगे। नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों जहां के तहां रह गए। कोई कुछ नहीं बोला। सुनीता नीचे देख रही थी। हरि प्रसन्न की आंखें उसी की झुकी हुई दृष्टि पर थीं। थोड़ी देर बाद हरि ने कहा, सुनीता, देर हो गई, अब जाओ। सुनीता पलंग से उठी, मानो जागी हो। पूछा, क्या बज गया होगा? एक बज गया होगा। एक जाते हुए सुनीता ने कहा, हरि, तुम भी सो। हरि ने कहा, हां, सोता हूं, और जाती हुई सुनीता की ओर से मुंह फेरकर वो किसी और तरफ देखता बैठा रहा। सुनीता इतनी रात गए आकर भी सोई नहीं। आज मानो श्रीकांत की उसे अत्यंत आवश्यकता है। वो उसका पति है, वही उसका सहारा है। पति ही तो नारी की संपूर्ण कृतार्थता है। अरे वही अब उसके पास से अनुपस्थित होकर दूर बैठा कैसे पत्र भेज रहा है कि मुझे दूर ही मानो, मुझे भूल जाओ। पति के प्रतिनिधि इस पत्र को क्या सुनीता स्वीकार करके उससे दूर ही चली जाए, उसे भूल ही जाए? वो सोचने लगी कि अगली रात तक ही मानो उसका ये जन्म है। क्या अगली रात पुनर्जन्म ही नहीं ले लेना होगा? वे लोग कौन हैं? वे क्या चाहते हैं? अपनी जान को हथेली पर रखकर वे लोग क्या चाहते हैं? किंतु सच परिवार ही क्या व्यक्तित्व की परिधि है? क्या मैं इसी में बी हूं? क्या इसे तोड़कर लांधकर एक बड़े हित में खो जाने को मैं न बढ़ूं? उस विस्तृत हित के लिए जीऊं, उसी के लिए मरूं, तो क्या ये अयुक्त है, अधर्म है? ओ मेरे स्वामी, तुम कहाँ हो? कहाँ हो? भला जी, तुमने ऐसी चिट्ठी मुझे किस लिए लिखी? क्या इसीलिए कि मुझे परख में डालना चाहते हो? कल रात, वो क्या जीवन है? वहां उत्सर्ग ही व्यक्ति का लक्ष्य बनता है। संचय से व्यावर्त व्यक्ति वहां पराड़मुख होता है। मैं उससे इनकार कर सकती हूं, मैं सच कैसे इनकार कर सकती हूं? लेकिन कल रात मुझे कहां जाना होगा? ओ स्वामी, तुम कहां हो? कहां हो? मुझे बताओ। इस तुम्हारी चिट्ठी का यही आशय मैं पाऊं कि मुझे स्वयं कुछ नहीं रहना है, नियति के बहाव में बहते ही चलना है, धर्म अधर्म बिसार देना है। जीवन में इतनी अवश्य सुनीता शायद कभी नहीं हुई। मानो इस समय श्रीकांत के प्रति वो अपने को सर्वशः बहा देना चाहती है कि बहती बहती उसके चरणों को पखारने में वो उनमें पहुंच जाए। इस स्थिति में आकर वो उसी समय हरिप्रसन्न की तरफ जाने को उद्यत हुई। कहेगी कि नहीं, मैं नहीं जा सकूंगी। मैं इस घर से टूटकर जाऊंगी तो जीऊंगी नहीं। मैं इस योग्य नहीं हूं। तुम्हारा काम बड़ा, लेकिन मैं शूद्र हूं। इसी घर की दीवारों के भीतर मेरा स्थान है। घर बंधन है तो हो, लेकिन मुझे तो मोक्ष भी यहां ही पाना है। राष्ट्र को मैं क्या जानूं, पर पति को मैं जानती हूं। वो मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। उनके साथ मेरा विवाह हुआ है। विवाह कुछ हो, लेकिन भगवान उसके साक्षी हैं, अग्निदेव उसके साक्षी हैं, समाज के और लोग भी तो इसके साक्षी हैं। वो मिटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। क्या धर्म इसलिए है कि टूटे? तुम कहते हो शुद्र प्राण जीवन, अल्प प्राण जीवन। कहो, लेकिन मेरे लिए वही जीवन बहुत है। तुम राष्ट्र के लिए मेरा स्वत्व दान मांगते हो। मैं इससे चूकती नहीं, लेकिन मैं अपना स्वत्व पति की सेवा में अर्पण कर दूं तो क्या अंतर है? मेरे लिए इतना ही तो इष्ट है कि अपना स्वत्व अपने पास रखूं, उसे लोगों के चरणों को सहारने वाली धूल में मिला दूं, राष्ट्र की नींव में मैं अपने स्वत्व को चढ़ा दूं। हरिप्रसन्न, यही न तुम कहते हो? कहते हो कि राष्ट्र विराट है, व्यक्ति स्वल्प है। ठीक, किंतु राष्ट्र मुझे अप्राप्त है। मेरे निकट प्राप्त तो व्यक्ति ही है। मेरे लिए सारा राष्ट्र, सारा समाज, सारा श्रेय किसी व्यक्ति में समा जाना चाहिए। वो तो मुझे प्राप्त मेरे स्वामी हैं। उनके चरण जहां जहां धूलि पर पड़ते हैं, उस धूलि के कणों में मैं अपने को खो दूंगी। तब मेरे पास स्वत्व शेषी कब रहेगा जो तुम्हारे राष्ट्र को दूं? इससे हरिभाई, कल मैं न जाऊंगी, यहां ही रहूंगी। इतिहास की अतीत और भावी इतिहास की वीरांगनाओं को मैं प्रणाम करती हैं। भगवान की उन्हें देन थी, किंतु मैं अपने घर में क्यों अतृप्त हूं? क्यों न यही मेरी संपूर्णता हो? हरिप्रसन्न, तुम शत शत वर्ष जियो। तुम्हारा सेवा धर्म कठिन है। तुमने मार्ग कांटों का चुना है। तुम वीर हो, तभी ऐसा है। किंतु मुझे जो मार्ग मिला है वो यदि कांटे का नहीं है तो क्या मैं उसकी स्पर्धा करूं? अपना मार्ग छोड़ चलूं? तुम्हारे धर्म के प्रति मुझे विस्मय है, वह दुष्कर है। उसके आकर्षण से कैसे बचूं? मेरा धर्म सरल है, तब भी मेरा है। सरल होकर भी वही मेरे लिए कठिन है। उसे छोड़कर वीरांगना की राह पर चलने को क्यों मुझे निमंत्रण देते हो? हरिप्रसन्न, मुझे छोड़ो, कल रात में नहीं जा सकूंगी, कभी नहीं जा सकूंगी। इसी तरह की बातें उसके मन में उठने लगीं। आरंभ में तो उसने सोचा कि अगले रोज दिन में ही जाकर हरिप्रसन्न से ये कह दूंगी, लेकिन इस प्रकार के विचार जब वेग से उसके भीतर उठने लगे, तब वो सहसा भूल गई कि रात 3 पहर बीत चुकी है और उसी समय हरिप्रसन्न के कमरे की तरफ चल दी। किंतु कमरे में था ही कोई कहां? वहां सब सन्नाटा था। सुनीता ने बत्ती खोलकर देखा और भी कमरे में देखा, आवाज दी, पर हरिप्रसन्न कहीं था ही नहीं। सुनीता को बड़ा विस्मय हुआ कि इस समय हरिप्रसन्न कहां चला गया। अनायास वो जीने की तरफ गई। देखा कि जीना बंद नहीं है।
रोज तो रात को बंद ही रहा करता है। हरिप्रसन्न क्या इस समय कहीं बाहर चला गया है? कहाँ गया है? लौटकर वो स्टडी रूम में आई। रिवाल्वर की जो जगह थी वहां रिवाल्वर को देखा, वो वहां न था। कारतूस भी एक न था। और भी देखा कि और सामान लगभग यही है। अंडी चादर बेशक कम है। तभी हठात देखा कि तस्वीर अभी बोर्ड पर लगी हुई एक अलमारी के सहारे टिकी है। इस तस्वीर में अंधियारे स्तूप के आगे दोनों बाहें फैलाकर चिरंतन रूप में कुछ पुकारता हुआ जो निरीह नग्न पुरुष खड़ा है, जिसके पट्टे उभरे हैं और देह बलिष्ठ है, किंतु जो अतिशय कातर होकर प्रार्थी बना है। क्रास कीलित वह पुरुष मानो सुनीता की दृष्टि को बांध लेता है। सुनीता जब उसे देखती है, देखती रह जाती है। कुछ उसमें स्पष्ट नहीं है, फिर भी एक प्रकार की भयंकर प्रतीक्षा उस चित्र में से फूट फूट कर सुनीता के कलेजे में लगती है। उस स्तूप के अंधेरे में क्या है? वहां क्या कोई आकृति भी है? शायद है तो, पर ठीक तरह से कुछ समझ में नहीं आता। पर जिस अज्ञेय, अतर्क्स, अथाह के सम्मुख होकर ये चिर प्रश्न जड़ित प्राणी एक ही मुद्रा में इस भाव से खड़ा है कि अनंत काल तक भी उसका प्रश्न और उसकी प्रतीक्षा टूटने वाली नहीं है, वो रहस्यशील, दुर्धिगम्य सुनीता को मानो एक ही साथ ग्रस लेता है। उसे देखते देखते सुनीता मानो बेबस हो पड़ी और उसने एक साथ उस चित्र को ऐसे घुमाकर रख दिया कि वो दिखे नहीं। तब जोर से झपटी हुई जीने का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद सीधी अपने कमरे में आ गई और बिना देर लगाए पलंग पर लेट गई। वो कुछ नहीं सोचेगी, एकदम जाएगी। कल सवेरे तो सूरज निकलेगा ही, तब उजाला अपने आप हो जाएगा और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इस रात में आंख मूंदकर वो सो ही जाएगी कि जब आंख खुले तब उजाला हो, अंधेरा लुप्त दिखे। अरे नहीं, वो कुछ नहीं सोचेगी। वो अभी इसी क्षण सो जाएगी। और वो चादर ऊपर लेकर सो गई। तो ये था इसका 13वां अध्याय। कल हम इसका 14वां अध्याय पढ़ेंगे।